तो बिहेवियरल एडेप्टेशन का पहला टाइप माइग्रेशन आप पढ़ चुके हैं। अब है दूसरा टाइप सस्पेंशन। या सस्पेंशन का मतलब है छुपना, छुपना या इनएक्टिव हो जाना। और ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन और एक होता है डाइपाउच। क्या अंतर है समझिएगा ध्यान से। अगर ठंडी पड़ी और लिमिट से ज्यादा ठंडी पड़ी, भागो, नहीं भाग सकते, छुप जाओ। भाग गया तो माइग्रेशन, जहां है वहीं छुप गया, ऐसी जगह छुप गया जहां कंपैरेटिवली कम ठंडी हो, जहां कंपैरेटिवली कम ठंडी हो और ठंडी के समय में छुपा है तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। और शॉर्ट में बोलोगे आप विंटर स्लीप, ठंडी में छुपा है। गर्मी पड़ी है, पसीना निकल रहा है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। उससे पहले बॉडी का वॉल्यूम कम, सरफेस एरिया ज्यादा, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। इतनी गर्मी पड़ गई, भाग जाओ, बिहेवियरल एडेप्टेशन। नहीं भाग सकते, वहीं छुप जाओ, ऐसी जगह छुप जाओ जहां थोड़ा गर्म कम हो, गर्मी थोड़ी सी कम हो। गर्मी में छुपा है समर स्लीप, गर्मी में छुपा है समर स्लीप। ठंडी पड़ती है जोर की तो प्रॉब्लम, गर्मी पड़ती है जोर की तो प्रॉब्लम। गर्मी में भी छुपो, ठंडी में भी छुपो, विंटर समर स्लीप, विंटर समर स्लीप। सभी में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पता होना चाहिए आपको। हाइबरनेशन हो, एस्टिवेशन हो, डाइपाउज हो, इस तीनों में ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो रहा है। हेलो, ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो रहा है, मर नहीं रहा है। मर जाने के बाद दोबारा कभी ऑर्गेनिज्म एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव हो रहा है, मर नहीं रहा है। ठीक, अगर मर गई तो खेला खत्म। तो मुझे बताइए, सस्पेंशन के दौरान मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होगा या मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया होगा? मेटाबॉलिज्म, स्लो हुआ। स्लो हुआ होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होगा। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म रुक गई तो आप तो जानते हो ना, मेटाबॉलिज्म वो है जो जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। जिस दिन मेटाबॉलिज्म नहीं, उस दिन डेड घोषित हो जाएंगे। लेकिन इतनी ठंडी पड़ी, इतनी ठंडी पड़ी, उसके पास एनर्जी नहीं है मेटाबॉलिज्म चलाने की। क्योंकि आप जानते हो ना, मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट, केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में खर्चा लगता है। अरे यार नहीं है मेरे पास पैसा यार खर्चा करने के लिए, छुप जाएंगे ठंडी में। हाइबरनेशन कौन करता है ऐसा? पोलर बियर। कौन करता है ऐसा? एग्जाम्पल पोलर बियर। आप बोलोगे सर पोलर बियर के पास तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है सर, बॉडी वॉल्यूम बड़े बड़े हैं सर, एक्सपोजर ऑर्गन छोटे छोटे हैं, वो तो ठंडी में रहने के लिए अडेप्टेड है। हाँ यार है ना, मैं मना कब कर रहा हूं यार, है। तो सर पोलर बियर तो मैमल्स है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन भी रखता है। हाँ तो रख रहा है ना यार, मैं मना कब कर रहा हूँ, रख रहा है ना। बट अमीरों से कह देना उनकी भी एक लिमिट है। अमीरों से कह देना एक दिन उनको भी गरीबी झेलना है। एक दिन ऐसी ठंडी आएगी, उस दिन आपका ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन धरा का धरा रह जाएगा और आपको भी छुपना पड़ेगा। नहीं पता हो, मिल लेना कभी पोलर बियर से, बहुत गुमान है उसको अपने मॉर्फोलॉजी पे। कहता है मैं तो ठंडी में रहता हूं, ऐसे ठंडी में कि कोई नहीं रह सकता। बहुत गुमान है उसको अपने अमीरी पर। जब ठंड पड़ती है ना जोर की, तो वो भी 6 महीने के लिए विंटर में छुप जाता है। काय का अमीरी में 6 महीने के लिए तुम विंटर में छुप रहे हो। 6th मंथ का ये स्लिप करता है। अब मुझे पता है आप पूछोगे सर 6th मंथ में उसको वहां खाना खाने पहुंचाने कौन जाता है, खाना देने कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। आपको पता है पोलर बियर जब 6 महीने अंदर रहता है, 6 महीने बाहर रहता है, तो 6 महीने जब वो बाहर रहता है इतना खाता है, इतना खाता है कि बॉडी में फैट जमा जमा के रखता है। और फिर 6 महीने आराम से जाके किसी ठंडे इलाके में कहीं गुफा उफा ढूंढा, जाके आराम से बैठ गया, और जो फैट है इंटरनल उसको तोड़ तोड़ के आराम से 6 महीना जिंदा रहा, आराम से, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस दौरान अगर उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो फूड का ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा और फिर वो जल्दी फूड खत्म हो जाएगा, फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगा, बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि बहुत ठंड है। तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेगा।
और भागना दौड़ना भी नहीं है यार, तो मेटाबॉलिज्म तो वैसे ही स्लो हो जाएगी। यानी कि सस्पेंशन के दौरान मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म रुकता नहीं है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, स्लो को आप सस्पेंडेड भी कह सकते हो, सस्पेंड होता है। मेटाबॉलिज्म सस्पेंडेड होता है, रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, एस्टिवेशन। बहुत गर्मी है, अरे ठीक है यार, गर्मी है लेकिन लिमिट से ज्यादा गर्मी होने पे ऑर्गेनिज्म वहीं छुप जाते हैं। अगर भागने की औकात होती तो भाग जाते, लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। जहां हो जगह ढूंढो, वहीं छुप जाओ। कौन है ऐसे? तो ऐसे फ्रॉग हैं। कौन है ऐसे? तो ऐसे स्नेल्स हैं। कौन है ऐसे? फ्रॉग, स्नेल्स। जहां है वहीं छुप जाते हैं और वहीं तब तक छुपे रहते हैं। फिश भी है इसमें, तब तक छुपे। आप बोलोगे सर फिश तो आपने माइग्रेशन में भी बताया। अरे सारे फिश थोड़ी है उधर, एक ही तो बताया, साल्मोन फिश। और भी कुछ है, कुछ फिश एस्टिवेशन भी कर रही है। अगर आपको नहीं पता हो तो जब गर्मियों में तालाब सूखता है ना, सूख जाता है ना, तो उसकी लेयर जो होती है, तालाब की नीचे वाली लेयर, जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, उसको आप उधेड़ के देखना, उसमें मिट्टी के अंदर में छोटी छोटी मछली मिलेगी आपको। क्यों कभी ऐसा? छोटी छोटी मछली अपनी पूरी तैरने की एनर्जी बचा रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो कर लिया है, और अंदर में छुपा हुआ, उसको पता है 2-3 महीने का बात है, 2-3 महीने इतनी जोर की गर्मी रहेगी, फिर बरसात आएगा, पानी आएगा, मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो छोटी मछली के बारे में बात हो रही है। फ्रॉग भी रहता है उसमें, स्नेल्स भी रहता है। स्नेल तो आपको खूब मिलता होगा उसमें, घोंगा। ठीक है, तो ये सब समर स्लीप करता है। कुछ ऐसे हैं जो विंटर में भी सोते हैं और समर में भी, और वो है जू प्लैंकटन। कौन है? जू प्लैंकटन भी है और इंसेक्ट्स भी हैं। पर्टिकुलर नाम याद नहीं रखना इंसेक्ट का कौन मेंबर, लेकिन इंसेक्ट में हैं बहुत सारे ऐसे मेंबर जो डाइपाउस शो करते हैं। अब मुझे पता आप अरे हो गए नहीं, हम तो इंसेक्ट का एग्जांपल बताइए। अरे भैया इतना को तो समझ नहीं रहा तुमसे, एग्जांपल बताइए। इतना को तो पहले याद रखो ना जी। ठीक है, इंसेक्ट्स के कुछ वैरायटी जो डाइपाउस शो करते हैं, सारे डाइपाउस शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई सस्पेंशन की। तो यार आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से ये शिक्षा मिलती है, गरीब तो खैर गरीब है। तो गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि वो अमीर नहीं बन पाए। वो अमीर क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा हर किसी के पास नहीं होता है। पैसा यहाँ क्या है? एनर्जी। हर किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो हैबिटेट में रहने के लिए वो खर्चा करे। तो गरीब तो खैर गरीब है। तो फिर सर अमीर भी कहाँ परफेक्ट अमीर है? हाँ तो सही बात है, जिस अमीर को ऐसा लग रहा है कि वो अमीर है, तो -60 डिग्री में बिना कपड़े के रह के दिखाओ। जिस अमीर को ऐसा लग रहा है वो अमीर है, 50 डिग्री सेल्सियस के बाद बिना एसी के रह के दिखाओ। अमीर है तो कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता यार, लिमिटेशन। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसका मतलब एक ऐसा एनवायरमेंटल रेंज होगा जहां पर किसी भी स्पीशीज के मोस्ट ऑफ द मेंबर आराम से रहते होंगे, उसके इधर और उसके उधर प्रॉब्लम आने लगता होगा। और इस बात को समझाने के लिए आपके सामने साइंटिस्ट आए, शेल्फोर्ड। कौन आए? शेल्फोर्ड। शेल्फोर्ड, उन्होंने इस बात को समझाया एक ग्राफ से, और वो ग्राफ मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं। ये ग्राफ है, वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस। ठीक है, और उन्होंने क्या किया समझेगा ध्यान से। अरे यार थोड़ा नीचे आ जाओ यार। हाँ ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, ये एक्स एक्सिस है। उन्होंने इधर लिया एक्सटर्नल टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना। और उन्होंने इधर लिया इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मामला सेट है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का उन्होंने ह्यूमन को समझाया। लेकिन जो बात है ह्यूमन के लिए, वो अदर स्पीशीज के लिए भी अलग अलग ग्राफ बन सकता है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? ऐसा। और उन्होंने बोला कि इस ग्राफ में यहाँ की वैल्यू, कहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और यहाँ की वैल्यू लगभग लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और यहाँ की वैल्यू
37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आप इस ग्राफ को देख के ऐसा कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि आप देखिए ना यहां पे मैंने क्या बोला, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, एक मिनट जरूर, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, और यहाँ पे एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हम वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन लेते हैं किसी एक स्पीशीज का, और वो एक्स एक्सिस पे कोई एक इन्वायरमेंटल फैक्टर लेते हैं, हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हमें एक ग्राफ मिलता है बेल शेप्ड, कैसा, बेल शेप्ड कर्व मिलता है। तो इस ग्राफ से ये शिक्षा मिलती है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आसपास में, इधर इधर ज्यादा मेंबर यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन कुछ मेंबर यहाँ पे भी हैं और कुछ मेंबर यहाँ पे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जिस क्लास में बैठे हैं, गर्मी बढ़ रही है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, गर्मी बढ़ रही है, 40 हुआ, 50 हुआ, आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 40 हुआ तो कोई फर्क नहीं, 42 हुआ कोई फर्क नहीं, 45 हुआ, 2-4 बच्चा बोला सर मैं घर जा रहा हूँ गर्मी लग रही है, मैंने कहा ठीक है जाओ। जैसे 50 के बाद क्रॉस किया 52, कुछ बच्चा बोला सर अब बर्दाश्त नहीं होगा घर जा रहे हैं। जैसे ही और हुआ 55, बच्चा बोला सर अब नहीं। जैसा ही 60 हुआ, 2 बच्चे पढ़ रहे थे, बोले सर बाय बाय कल मिलते हैं। इसके बाद मैं भी वहां नहीं रहूंगा क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूं। इसका मतलब 60 के बाद हमको रहा ही नहीं। लेकिन जब मैं 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रूम पे का टेम्परेचर क्या पढ़ा रहा था, सारे बच्चे क्लास में ही थे। जब मैं 60 क्रॉस किया तो कोई नहीं बचा, लेकिन क्या इस बीच में मेंबर रहा? बिल्कुल रहा। सबसे ज्यादा कहां? 37, उससे कम 40, उससे कम 42, फिर 45, 50, ऐसे ही 60 तक घटता चला गया। फिर ऐसे ही मैंने एसी रखा था उस रूम में और मैंने टेम्परेचर को घटाया, 37 से 35 किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चे कहे मजा आ रहा है सर, ठीक है। फिर जैसे मैंने 30 किया, कुछ बच्चे बोले सर एसी बंद करो, मैंने कहा नहीं करेंगे। फिर जैसे मैंने 25 किया, बच्चे कह रहे, 2-4 कह रहे हैं घर जा रहे हैं सर ठंड लग रही है। जैसे मैंने 20 किया, 2-4 कहे सर जा रहे हैं बाय बाय फिर मिलते हैं कभी। जैसे 15 किया, 2-4 कह रहे हैं कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे ठंडा लगता है। जैसे ही 10 किया, 2-4 कहे ऑनलाइन भी पढ़ाता है एसी भी चलाता है समझ में नहीं आता है, जा रहे हैं अब नहीं पढ़ेंगे यहाँ। जैसे मैंने 5 किया, फिर बच्चा कह रहा है कि अब तो यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। 4 किया, बच्चा कहता है मास्टर का शकल भी नहीं देखेंगे बहुत ठंडा लगता है। उसके बाद हम खुद नहीं रहे वहां पे, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जैसा मैंने टेम्परेचर घटाता गया बच्चे भागते गए क्योंकि सब ह्यूमन है। इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिल गई कि अगर मुझे कोचिंग संस्था चलाना है ऑफलाइन तो बच्चा इसी रेंज में रहेगा, 37 के थोड़ा सा आर और 37 के थोड़ा सा पार, आर और पार, मतलब 35 से 40 के बीच में अगर रूम टेम्परेचर रखेंगे हर बच्चा को अच्छा लगेगा। हर बच्चा बोल दिया मैंने, क्लास में बैठा हर बच्चा, क्योंकि किसी को 35 अच्छा लगता है तो 37 भी बर्दाश्त कर लेगा, किसी को 37 अच्छा लगता है तो 35 भी बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन की एक टॉलरेंस लिमिट है, ऐसा कौन कहते हैं? सल्फर्ड। और वो टॉलरेंस लिमिट 4 डिग्री से 60 डिग्री तक है ह्यूमन के टेम्परेचर के संदर्भ में। ह्यूमन एक्सटर्नल टेम्परेचर को कितना झेल सकता है? और यहां पर मिनिमा क्या है? 4, मैक्सिमा क्या है? 60। इसके बीच का वैल्यू एम्पलीट्यूड है, इसके बीच का वैल्यू एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है। अरे आप एसएचएम पढ़ते हो यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मिनिमा मैक्सिमा का वैल्यू। पेंडुलम इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर कहां तक जा सकता है? मिनिमा मैक्सिमा, और बीच का रेंज क्या होता है? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। तो कल को अगर आपको कोई पूछे इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर एक्सप्लेन्ड बाय, आंसर सल्फर्ड। और सल्फर्ड ने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, ह्यूमन के पॉपुलेशन को एक्सटर्नल टेम्परेचर को लेकर एक ग्राफ, जो ग्राफ बेल शेप्ड कर्व था। और यहाँ पर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस। कुछ किताबें लिखती है, इसको पता है क्या, 4 डिग्री से लेकर 55। कोई बात नहीं यार, आप देख लेना ऑप्शन, करीब करीब तो नहीं देंगे, लेकिन देंगे तो ये वाला चूज कर देना, 4 से 60, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है। तो ये बातें कहां से समझ में आई? सल्फर्ड से। अब मुझे बताओ, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिल रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो 37 है
जब इन्वायरमेंट बॉडी का 37 है तो वो वहीं पे रहा। पता है क्यों रहा? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी 37 होता है, 37 के आसपास। तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इस रेंज में मेंटेन रहा तो ह्यूमन को कोई दिक्कत नहीं रहा। लेकिन जैसे इधर गया तो बॉडी से हीट का लॉस होने लगा होगा, जैसे इधर गया तो बॉडी में एक्सेस हीट आने लगा होगा। लेकिन क्या जब इधर गया होगा बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है तो क्या बॉडी का टेम्परेचर भी 37 से गिरता गया? नहीं 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 नहीं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक वो जो इन्वायरमेंट के बदलते टेम्परेचर के साथ अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, और एक वो जो इन्वायरमेंट के बदलते टेम्परेचर के साथ अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। यहां से कंसेप्ट निकल के आया यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। यहां से कंसेप्ट निकल के आया यूरी थर्मल और स्टीनोथर्मल। सुनेंगे ध्यान से सभी बच्चे। अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं। यूरी थर्मल को कहते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। इसी को कहते हैं होमोथर्मल। स्टीनोथर्मल को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसी को कहते हैं पोइकिलोथर्मल। आइए एक एक करके बात करते हैं इस पर। यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। पॉपुलर एग्जांपल है सब बोर्ड का भी और नीट का भी। कंसेप्ट कहां से निकल के आया? मैं कहता हूं यह बात सच है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को झेल पाए, एक वो जो अपने बॉडी टेम्परेचर को ना झेल पाए। लेकिन यार आप एक बात गौर करो ना, जो नहीं झेलने वाला है वो क्या 37 पे अरे रहेगा? नहीं यार। मैं कह रहा हूं कि एक मैं हूं और एक सांप है। मैं भी अपने बॉडी को 37 मेंटेन करता हूं, वो भी अपने बॉडी को कुछ ना कुछ मेंटेन करता है। लेकिन इन्वायरमेंट तो बदल सकता है ना, इन्वायरमेंट तो बदल सकता है, क्या बदलता है? अब मैं कह रहा हूं इन्वायरमेंट कितना भी बदले, मैं 4 तक और 60 तक अपने बॉडी को मेंटेन कर लूंगा और अपने बॉडी की 37 ही मेंटेन करूंगा। और मैं 4 डिग्री सेल्सियस तक भी इन्वायरमेंट में रह लूंगा, 60 तक भी रह लूंगा। सुनना ध्यान से। सांप कहता है मैं भी अपना बॉडी का एक्स टेम्परेचर मेंटेन कर लूंगा, लेकिन मैं इतना रेंज नहीं कर पाऊंगा। एक तो पहली बात, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेरे बॉडी का भी बढ़ेगा, इन्वायरमेंट का घटाओगे मेरी बॉडी का भी घटेगा। और यार ज्यादा परेशान मत करो यार हमको, क्योंकि अगर बॉडी का इन्वायरमेंट का ज्यादा बढ़ाए तो मेरे बॉडी का अगर ज्यादा बढ़ गया तो हम मर जाएंगे, और ज्यादा घटाए मेरे बॉडी का ज्यादा घट गया तो हम मर जाएंगे। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है? जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, करता तो है लेकिन वो भी एक रेंज में, लेकिन उसकी रेंज ज्यादा होती है। और जो अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाता है वो भी इन्वायरमेंट के बदलते टेम्परेचर के रेंज में रहता है, लेकिन उसकी रेंज नैरो है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन तो करता है बट एक रेंज में, और वो रेंज बड़ी है। और जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाता है, वो भी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को झेलता है एक रेंज में, लेकिन उसकी रेंज छोटी है। ये बात कितनों को पल्ले पड़ गई? ये बात कितनों को पल्ले पड़ गई? अभिषेक, यस सर। पल्ले पड़ा? यस सर। और सुनना सुनना, जो टेम्परेचर के, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर कह रहा हूं मैं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के वाइड रेंज को झेलेगा वो यूरीथर्मल है। और जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के नैरो रेंज को झेलेगा, वो स्टीनोथर्मल है। बाकी मुझे पता है आप बोलोगे वार्म ब्लडेड कौन है, कोल्ड ब्लडेड कौन है, ये बात मैं एनिमल डाइवर्सिटी में समझाऊंगा। होमोथर्मल कौन है, पोइकिलोथर्मल कौन है, ये बात भी एनिमल डाइवर्सिटी में समझाऊंगा। अभी समझो, यू मतलब ट्रू, एस्टिनो मतलब नॉट ट्रू। मतलब अच्छा थर्मल तो वही है, अच्छा ऑर्गेनिज्म तो वही है,
जो टेम्परेचर के वाइड रेंज को झेले, और वो अच्छा नहीं है जो नैरो रेंज को झेले। अभी बस आप यूडी और स्टीनो का मतलब समझ लो, बाकी वार्म और होमो मैं समझा दूंगा आपको। और मैं सुन लो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, जो वाइड रेंज को झेलता है, तो मुझे एक बात बताओ, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेलता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को, तो रास्त्री बताएगी इन्वायरमेंट में ये ऑर्गेनिज्म ज्यादा एडेप्टेड होगा या कम एडेप्टेड होगा? सर ज्यादा एडेप्टेड होगा। और यही कारण है कि इस अर्थ पर यूरी थर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अर्थ पर अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है, और यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए इन्वायरमेंट की अलग अलग टेम्परेचर को झेलते हैं। और यही कारण है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन स्टीनोथर्मल के कंपैरिजन में यूरी थर्मल का नंबर भी ज्यादा बढ़ा और डिस्ट्रीब्यूशन रेंज भी ज्यादा बढ़ा। अब मुझे पता है आप बोलोगे सर ऑर्थोपोडा वो तो स्टीनोथर्मल है। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ स्पीशीज का नंबर। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका पॉपुलेशन का मेंबर स्पीशीज का मेंबर, ये बोलो कि डिस्ट्रीब्यूशन रेंज देखो उसका। हाँ ये मैं मानता हूं कि ऑर्थोपोडा पूरे अर्थ पर सबसे अधिक पाए जाने वाला एनिमल है, 10 में 7 इंसेक्टा का मेंबर है, ये मैं मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि वो यूरी थर्मल नहीं है क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं उसके फ्लोरिश होने का कारण टेम्परेचर नहीं है, उसके फैलने का कारण टेम्परेचर नहीं है। उसके फैलने का कारण क्या है ये बात मैं इकोलॉजी में भी करूंगा, एनिमल डायवर्सिटी में भी करूंगा। उसका बॉडी का एक्सोस्केलेटन है और उसका सेंसरी ऑर्गन है, मैं ये बात आगे करूंगा। लेकिन आज मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यूरी थर्मल और थर्मल के कंपैरिजन में अर्थ पे ज्यादा कौन फैला हुआ है? यूरी थर्मल। अर्थ पे ज्यादा कौन फैला हुआ है? यूरी थर्मल। यूरी थर्मल की वैरायटी ज्यादा, थर्मल की वैरायटी कम। कारण आपके सामने, जो टेम्परेचर को ज्यादा झेलेगा वो यूरी थर्मल, जो टेम्परेचर को नहीं झेल पाएगा थर्मल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा है ह्यूमन। ह्यूमन किधर आएगा बोलो? यूरी थर्मल। अरे ह्यूमन ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी मैमल्स एंड बर्ड हैं वो सब इधर है। मेजॉरिटी मेजर मैमल्स एंड बर्ड। और मैं आपको बता दूं ये पूरे वर्टिब्रेट का 1% एनिमल है। कितना बोला? 1% वर्टिब्रेट है ये, 1% वर्टिब्रेट मात्र। और मैं आपको ये भी बता दूं फ्यू इनवर्टिब्रेट ऑल्सो। आपको नाम तो नहीं याद रखना, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट भी यूरी थर्मल होते हैं, कुछ होते हैं। और वर्टिब्रेट का 1% एनिमल जिसमें मेजर मैमल्स और बर्ड आ जाता है, ये सब वो हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को अच्छे खासे रेंज तक झेल लेते हैं। तो मुझे बताओ रीवा, इनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज्यादा या कम? ज्यादा। और इनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कम, क्योंकि इनका रेंज ही कम है। आइए इधर एग्जांपल में बात करते हैं। इधर अरे भैया मैं कह रहा हूं इधर आपने लिखा 1% वर्टिब्रेट, इधर लिख दो 99% वर्टिब्रेट। एक मिनट रुक जाओ, यहां आपको लिखना था मेजर वर्टिब्रेट। एक मिनट रुक जाओ, यहां आपको लिखना था मेजर वर्टिब्रेट जिसमें सब आ गया, फिश से लेके मैमल्स तक। और ये वर्टिब्रेट 1% ऑफ टोटल एनिमल है, ठीक। और यहां आपको लिखना था 99% ऑफ एनिमल। और इसमें 99% ऑफ एनिमल में कौन आया? तो सुना ध्यान से, इसमें आपके कुछ वर्टिब्रेट भी आए हैं और सारे मेजर इनवर्टिब्रेट आ गए, ठीक है। और सुनना ध्यान से 100% प्लांट। यानी कि आप एक बात समझो, किसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज्यादा है?
मेजर वर्टिब्रेट और कुछ इनवर्टिब्रेट। प्लांट का तो है ही नहीं। मतलब केवल यही अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना भी बदल जाए, वाइड रेंज, वो भी रेंज में। और स्टीनोथर्मल वो हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। और वो फ्लक्चुएट जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा है, वो भी एक रेंज तक, रेंज से बाहर हुआ तो वो भी भागेगा, छुपेगा। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इधर एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने स्टीनोथर्मल में, जिसका नाम है लिजार्ड, डिजर्ट लिजार्ड। और समझाते हैं ये स्टीनोथर्मल कैसे। सुना ध्यान से। स्टीनोथर्मल का मतलब मैंने क्या समझाया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके भी बॉडी का बढ़ेगा, इन्वायरमेंट का घटेगा तो उसके भी बॉडी का घटेगा, लेकिन अप टू अ लिमिट। और वो लिमिट बहुत, रेंज बहुत कम है। ये लिजार्ड पता है क्या करता है, डिजर्ट में रहता है, तो दिन में धूप है तो बाहर रहा, दिन हुआ 10 बजा, धूप उगा, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके भी बॉडी का बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसको लगा अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ये छुप के कहाँ चला गया, बिल में, बड़ों में, क्योंकि वहां पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसका बॉडी गर्म है कि ठंडा? सभी लोग बोलेंगे ये भी धूप में था, इसका बॉडी गर्म है कि ठंडा? गर्म है। गरम, और बरो ठंडा है कि गर्म? ठंडा, ठंडा। तो इसका बॉडी से हीट का लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस, लॉस होगा। लॉस। लॉस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, पूरी रात इसका बॉडी से हीट लॉस होगा और इसका बॉडी क्या पड़ जाएगा, ठंडा। सुबह होगा, फिर ये कहाँ आएगा, धूप में, धूप सेकेगा, गर्म होगा, फिर ये कहाँ जाएगा, बरो में, पूरी रात बरो में, पूरी दिन धूप, पूरी दिन नहीं, मतलब कि कुछ समय दिन का धूप में, फिर पूरी रात बरो में, फिर कुछ समय, समझ रहे हैं? इस टाइप से होते रहेगा। और अगर इस टाइप से होता रहेगा तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो वो बहुत ही कम रेंज को झेल रहा है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके भी बॉडी का बढ़ता है, कांस्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंट का घटता है तो उसके भी बॉडी का घट रहा है, कांस्टेंट नहीं है, पूरी तरीके से घट रहा है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो उसके बॉडी के टेम्परेचर बढ़ना घटना हो रहा है, इसका भी लिमिटेशन है कि नहीं? इसका भी लिमिटेशन है कि नहीं? इसका भी एम्पलीट्यूड है कि नहीं? इसका मतलब ये स्टीनोथर्मल तो है ही सही, और ये इस कदर क्या शो कर रहा है, सभी लोग बताएंगे, ये इस कदर माइग्रेशन शो कर रहा है या सस्पेंशन शो कर रहा है? सस्पेंशन, ये दोनों शो कर रहा है, सस्पेंशन, ये दोनों शो कर रहा है। ये माइग्रेशन भी शो कर रहा है, ये सस्पेंशन भी शो कर रहा है। मुझे एक बात बताना, अगर ये डिजर्ट में बहुत दूर कहीं पे है और इसको बिल ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो माइग्रेशन नहीं है यार? शॉर्ट टर्म माइग्रेशन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है ना। हाँ, लेकिन मेजोरिटी तौर में ये सस्पेंशन, क्योंकि आसपास के बड़ों में ही छुप रहा है। आपसे ये तो कोई नहीं पूछता माइग्रेशन शो कर रहा है, सस्पेंशन पूछे तो कहना दोनों शो कर रहा है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि एक लिजार्ड जो सस्पेंशन शो कर रही है मेजोरिटी टाइम, एक लिजार्ड जो सस्पेंशन शो कर रही है, वो स्टीनोथर्मल है या यूरीथर्मल है? तो आपको लिजार्ड की कहानी तो पता होनी चाहिए कि लिजार्ड पहले बार धूप सेकता है। हम भी धूप सेकते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। हम वहां पे इसलिए गए हैं धूप सेकने क्योंकि हम ठंडे इलाके में जो बॉडी से हीट लॉस कर रहे हैं, बॉडी में हीट बनाना पड़ रहा है, उसके लिए बना के मेंटेन कर रहे हैं, वो नहीं करना पड़े, इसलिए धूप में चले जाते हैं, बस इसलिए गए। लेकिन वो भाई साहब जब धूप में है उसका बॉडी का हीट बढ़ता जा रहा है, और जब ठंडा में है उसका बॉडी का हीट घटता जा रहा है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हम ठंडी में जाए गर्मी में जाए, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए हम यूरीथर्मल है। और अर्थ पर ऐसे एनिमल कुछ ही है जिसको यूरीथर्मल कहते हैं। अब मुझे एक बार बताओ, ये जो यूरीथर्मल प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन किसके पास है? इसके पास है और इसके पास नहीं है। आपको क्या लगता है थर्मो रेगुलेशन फोकट में हो रहा है, खर्चा लग रहा होगा? थर्मो रेगुलेशन फोकट में हो रहा है कि खर्चा लग रहा होगा? खर्चा लग रहा होगा। खर्चा लग रहा होगा। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, और यही कारण है कि गरीब लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। और इस धरती पे अमीर कौन है? इस धरती पे अमीर वर्टिब्रेट है, और वर्टिब्रेट में भी सबसे ज्यादा अमीर
बर्ड और मेमल्स, और उसमें भी अमीरों का अमीर ह्यूमन। ह्यूमन सबसे बढ़िया यूरीथर्मल है। सुनना ध्यान से, इस धरती पर मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म गरीब हैं, अमीर केवल वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट में भी अमीर, ज्यादा अमीर कौन है? बर्ड और मेमल्स, और ह्यूमन अमीरों का अमीर है। कह देना अमीरों के अमीरों से भी, उसकी भी एक लिमिट है। अमीरों के अमीरों से भी कह देना, उसकी भी एक लिमिट है। 4 डिग्री 60 डिग्री, 4 डिग्री 60 डिग्री, उसकी भी लिमिट है। हाँ माना यूरीथर्मल है, माना कि टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है एक रेंज में, बट एक रेंज से बाहर वो भी भागेगा, वो भी छुपेगा, जैसे स्टीनोथर्मल को करना पड़ रहा है। हेलो, रेंज के बाहर वो भी भागेगा, वो भी छुपेगा। अमीर से छोड़ो, अमीरों के अमीर से भी कह दो, उसको भी भागना है, उसको भी छुपना है। रेंज तो क्रॉस करने दो, उसको भी भागना है, उसको भी छुपना है। बिहेवियरल एडेप्टेशन उसको भी दिखाना है। बात सेट है। मैंने अभी जितना भी कहानी बोला, इन सारी कहानी को मैंने नोट्स में समेट दिया है। उसके बाद एक बात और बच गई जो अगले मीटिंग में बताऊंगा, उसको पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं। आ जाइए भैया, देखिए सस्पेंशन लिखा है, आप ये सब चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल पढ़ लीजिए यहाँ पे भैया। यूरीथर्मल अपनी बॉडी टेम्परेचर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यूरीथर्मल अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है फिजियोलॉजिकली एंड समटाइम्स बिहेवियरली। मैंने कहा ना, फिजियोलॉजिकली मतलब खर्चा करके, और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही तो अमीर भी भागा वहां से। समटाइम्स बिहेवियरली एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का एक रेंज। कोई भी चीज एक रेंज में होता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, उसको मेंटेन करता है। इसका एग्जांपल पोलर बियर भी है, और अ वेरी फ्यू वर्टिब्रेट। एक मिनट को यार, वहां पे मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो मेरे को ये एनसीईआरटी की लाइन है। अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, हाँ सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, यानी कि किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की। उसके कुछ ही मेंबर वर्टिब्रेट के आएंगे किसमें? इधर लोअर वर्टिब्रेट के कुछ ही मेंबर आएंगे किसमें? यूरीथर्मल में। और हायर वर्टिब्रेट में कौन है? बर्ड और मैमल्स, वो सब होंगे परफेक्टली किस तरीके से? यूरीथर्मल। इन वर्टिब्रेट का तो बहुत ही कम मेंबर, यहाँ पे लिखा वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज, ठीक है। और इधर आ जाइए, स्टीनोथर्मल में ये बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते फिजियोलॉजिकली, तो ये माइग्रेशन और सस्पेंशन शो करते हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और इसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता भी है और इसका बॉडी का टेम्परेचर घटता भी है। इसके पास एबिलिटी नहीं है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। एग्जाम्पल डिजर्ट लिजार्ड, स्नैक, ये सब। डिजर्ट लिजार्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन शो कर रहा है, जहां की स्नैक सस्पेंशन शो कर रहा है, लिजार्ड माइग्रेशन शो कर रहा है, और ये लिजार्ड मैं आपको बता दूं ये सस्पेंशन भी शो कर रहा है। तो ये बात एनसीईआरटी की लाइन है और ये एफएमडी का क्वेश्चन है। अगर आपको एक चूज करना पड़े, स्नैक ये बरो में रहता है तो ये सस्पेंशन शो करता है, एस फॉर स्नैक, एस फॉर सस्पेंशन, और लिजार्ड माइग्रेशन, लेकिन लिजार्ड सस्पेंशन भी शो करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने जो भी बातें बोली है उन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखो, ह्यूमन अमीरों का अमीर, अभी बताया था, अमीरों का अमीर बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूरीथर्मल, और यही कारण है कि यूरीथर्मल अर्थ पे फ्लोरिश कर गए हैं और ह्यूमन का एग्जांपल दिया है। देखो ना यार, यूरीथर्मल ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, गर्म वाले इलाका में भी मिलते हैं और ठंडी वाले इलाका में भी मिलते हैं, चाहे वो एंटार्क्टिका हो चाहे वो सहारा डिजर्ट हो, हर जगह मिलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। फिर इधर आ जाओ, स्टीनोथर्मल, वही वाला बात, वो लिजार्ड वाला, यह कहानी हमने लिख दिया, बरो है, ये बाहर है, सन सेक कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें भाई साहब, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आप क्या करो, यहाँ तक जल्दी से पढ़ो और अगला एक और मीटिंग क्रिएट करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी कोई डाउट मत पूछना, अगले मीटिंग के बाद सारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ लो एक बार, ठीक है।